चलिए लेक्चर 3B में हम आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क था, आपने नोट कर लिया होगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों, वो है कंस्ट्रेन मोशन। टॉपिक आप लिखो, कंस्ट्रेन मोशन। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये फंडामेंटल टॉपिक है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं आने वाले। जो भी बच्चा कॉन्सेप्चुअली बेसिक से पढ़ेगा, समझेगा, उसको ये जो प्रॉब्लम है वो फॉर्मूला की वजह से आप कभी भी इसको लीव नहीं करोगे या रॉन्ग नहीं करोगे, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ही है जो फॉर्मूला के तौर पे है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कैसे हमको किस डायरेक्शन के फोर्स में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे एक्सेलरेशन लिखना है, कैसे सिस्टम के बारे में बात करनी है। मगर कंसंट्रेशन चाहिए। अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। कंस्ट्रेन मोशन, चलिए पहले मैं इसको थियोरेटिकल बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। इफ मोशन of two if motion of two or more bodies if motion of two or more bodies are dependent on each other or depend on each other then we say that their motions are constrained. दो और दो से ज्यादा बॉडी का मोशन जब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ईच अदर, इफ मोशन ऑफ टू और मोर बॉडीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर, देन वी से दैट देयर मोशंस आर कंस्ट्रेन। जैसे कि यहां पे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है वो भी क्या कह रही है वो भी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से, मगर पहले ये लिखना है, इफ मोशन ऑफ टू और मोर बॉडीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर देन वी से दैट देयर मोशंस आर कंस्ट्रेन। ये बच्चों एक मैथमेटिकल रिलेशन है, आप ये भी बता सकते हो। कंस्ट्रेन मोशन क्या है? बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशन between bodies which are in motion, जो भी बॉडी मोशन में है उसके बीच का ये मैथमेटिकल रिलेशन है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेन मोशन में बच्चों, पहले जो कंस्ट्रेन है दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेन होगा, पहला जो होगा हमारा। दूसरा जो है दैट इज रॉड कंस्ट्रेन। फर्स्ट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेन, सेकंड इज रॉड कंस्ट्रेन एंड थर्ड इज वेज कंस्ट्रेन। इसमें से जो फर्स्ट है वो नीट वाले बच्चे को भी पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है, नीट और जेई मेन एडवांस दोनों के लिए। मगर ये जो लास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मेन एंड एडवांस के बच्चों के लिए ही है, क्योंकि नीट में अभी तक कभी भी रॉड कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट पे क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। जो नीट के बच्चों के लिए फंडामेंटल है दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये सबके लिए जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मगर पहले आप समझो कि कंस्ट्रेंट मोशन कुछ नहीं है, आपको मालूम ही है, मगर इसका एग्जांपल देखना हो। ये बच्चों स्मूथ सरफेस है, क्योंकि अभी तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़े इसलिए मैंने आपको ये स्मूथ सरफेस बताई है। ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये कोई ब्लॉक है बच्चों। ये 5 kg का ब्लॉक है,
ये 2 kg का ब्लॉक है और हम ये 5 kg के ब्लॉक को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम दैट इज 10 न्यूटन। अब बच्चों ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, वो आइडियल स्ट्रिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ये आइडियल स्ट्रिंग है। अगर हमने एट 10 न्यूटन फोर्स ये 5 केजी के ब्लॉक पे एक्सर्ट किया है बच्चों, तो क्या होगा, ये 5 केजी ब्लॉक का ये पॉइंट है, ये आगे बढ़ने वाला है। मगर ये स्ट्रिंग क्या करेगा, हमने बताया था स्ट्रिंग कभी पुश नहीं कर सकती। स्ट्रिंग आर ऑलवेज पुशिंग फोर्स। स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, वो पुशिंग नहीं होगा, पुलिंग होगा। स्ट्रिंग ऑलवेज पुल करेगी। तो ये स्ट्रिंग ये 5 केजी के ब्लॉक को ऐसे पुल करेगी, वो आगे नहीं बढ़ने देगी। हमने 10 न्यूटन फोर्स 5 केजी पे इसलिए एक्सर्ट किया है कि 5 केजी का ब्लॉक मूव करे आगे, मगर ये स्ट्रिंग उसको पुल करेगी तो टेंशन होगा। ये स्ट्रिंग आइडियल है बच्चों, तो यहां पे और यहां पे टेंशन सेम ही रहेगा, वो भी आपको मालूम है। तो क्या होगा बच्चों कि अगर ये 5 केजी का ब्लॉक आगे चल रहा है तो ये 2 केजी का ब्लॉक भी आगे चलना ही चाहिए। ये दोनों का मोशन इंटरडिपेंडेंट है। ये दोनों के मोशन जो है, इफ मोशन ऑफ 2 और मोर बॉडीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर, 5 केजी का मोशन पे 2 केजी ब्लॉक का मोशन डिपेंड कर रहा है। दोनों बॉडी का मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मगर उसके लिए भी मैं यहाँ पे एजम्पशन आपको दे रहा हूं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग टूटने वाली नहीं है, नॉट ब्रेक। ये मैं आपको आगे भी लिखाऊंगा, नॉट ब्रेक। ये बच्चों स्लैक नहीं कर जाएगी कभी भी। ये बच्चों ऑलवेज यहाँ पे ये टॉट रहेगी, विल नॉट स्लैक या टॉट, जो भी बोलो। ये ब्रेक नहीं होगी, ये स्लैक नहीं होगी, नॉट स्लैक। ये ऑलवेज टॉट कंडीशन में रहेगी, नॉट स्लैक। फिर ये बच्चों ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इन एक्सटेंसिबल है। समझो आप, कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए मैंने ऐसा बताया कि 5 केजी पे आप फोर्स एक्सर्ट करोगे। तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं, आप सुनना मेरी बात केयरफुली, केयरफुली मेरी बात को सुनना, कि अगर ये 5 केजी का ब्लॉक फॉरवर्ड में x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये 2 केजी का ब्लॉक भी उसी डायरेक्शन में x ही आगे चलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये 5 मीटर चला गया तो ये 2 मीटर ही चला, क्योंकि अगर 5 केजी का ब्लॉक 5 मीटर चला गया आगे और 2 केजी का ब्लॉक सिर्फ 2 मीटर गया, तो दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो गई। और मैंने क्या बताया, ये इनएक्सटेंसिबल है, ये रबर नहीं है, ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाली है, ये फिक्स ही रहने वाली है। सो इसलिए अगर ये 5 केजी का ब्लॉक x मीटर आगे चले तो 2 केजी का ब्लॉक भी x मीटर आगे चलना ही चाहिए उसको, वो कंपलसरी है, वो कंस्ट्रेंड है बच्चों, जिसको हम कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं। दैट मीन्स 5 केजी का ब्लॉक 5 मीटर आगे गया तो 2 केजी का 5 मीटर आगे चलना ही चाहिए। और उसके लिए ये नहीं होगा, ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करने वाली, वरना आपको क्वेश्चन होगा कि सर 10 न्यूटन फोर्स आपने एग्जिट किया और स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, तब ये अकेला आगे जाएगा, ये उतना आगे नहीं जाएगा। नहीं, मैं वो कंडीशन नहीं बता रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है, स्ट्रिंग स्लैक भी नहीं करेगी, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। दैट मींस ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाए, ये नहीं होगा। अब आप बताओ कि अगर 5 केजी का ब्लॉक x मीटर आगे गया तो 2 केजी का ब्लॉक भी x मीटर फॉरवर्ड जाना ही पड़ेगा, दोनों का मोशन डिपेंडेंट हो गया, इसको हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। अगर आप ये जो डिस्टेंस है उसका टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 5 केजी का ब्लॉक जिस वेलोसिटी से फॉरवर्ड चला 2 केजी का ब्लॉक भी उसी वेलोसिटी से फॉरवर्ड चलेगा, वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। अगर ये पर सेकंड 5 मीटर से आगे बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्योंकि अगर दोनों में किसी भी बॉडी पीछे रह जाए या वो आगे चला जाए तो ये इनएक्सटेंसिबल नहीं रहेगी। और अगेन अगर आप वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में वन टाइम अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये एक्सप्रेशन होगा, तो ये भी एक्सप्रेशन होगा। दैट मीन्स बच्चों 5 केजी का जो एक्सप्रेशन होगा वही 2 केजी का एक्सप्रेशन होगा। दैट मीन्स मोशन ऑफ दिस टू बॉडी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, जिसको हम
कंस्ट्रेन मोशन बोलने वाले हैं। एक्स, वी और ए कैसे आया? सिंपल, एक्स का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन। अब देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है बच्चों, टू बॉडी, अगर यहां पे कुछ ऐसा हो आपके सामने कि एक ये स्मूथ टेबल है बच्चों, टेबल का टॉप है, आप समझ लो टेबल टॉप है, और यहाँ पे ऐसा कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एम मास का ब्लॉक है, इसमें मैंने फोर्स एक्सर्ट किया और फिर छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अगर जब वो टॉप है, वो टॉप पे उस एंड पे पहुंचे कि जहां से वो गिरने वाला है, उस टाइम पे उसके पास अगर वेलोसिटी होगी तो क्या होगा बच्चों? एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट रहने वाली है, और वाई में उस पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से चलने वाला है, या कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, तब उसका मोशन बच्चों यहां से ऐसे प्रोजेक्टाइल होगा। सर फिर से बताओ, यहाँ पे जब वो गिरने वाला होगा तब वहां पे मोशन दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल भी मोशन हो सकता है या फ्री फॉल भी हो सकता है। सर कैसे? देखो, मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट में ऑलवेज फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने उस पे इनिशियल फोर्स एक्सर्ट करके छोड़ दिया है, तो वो आगे चला चला चला, डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। अगर जो ब्लॉक है वो यहां पे पहुंचे, जब वो गिरने वाला है, उस टाइम पे उसके पास अगर वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ बची ही नहीं, तब क्या होगा बच्चों? वो फ्री फॉल कर जाएगा, इफ वेलोसिटी इज जीरो। मगर जब वो गिरने वाला था उस टाइम पे उसके पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, तो वो तो अब कांस्टेंट रहेगी ना बच्चों, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि कोई विंड ब्लो नहीं कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वाई में बच्चों कांस्टेंट फोर्स या उसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी आ गया, तब वो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ये मोशन को भी हम कंस्ट्रेन मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि पहले हमने फोर्स एक्सर्ट किया है तो पहले वो स्ट्रेट पाथ पे चलना चाहिए, और फिर यहां से वो फ्री फॉल करना चाहिए या प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड बच्चों उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो जब भी मोशन सम सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, यहां पे भी कंडीशन क्या है बच्चों? यहां पे भी क्या कंडीशन है कि अगर ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो इसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, यहां पे ये गिरने वाला है तो वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी है, तो या तो वो फ्री फॉल करेगा या तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। Constraint motion, it is the motion which governed by some certain condition. कंडीशन होगी कि मैंने फोर्स एक्सर्ट किया तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो बढ़ेगा, तो वो कंस्ट्रेन है आगे बढ़ने के लिए। यहां से वो गिरेगा तो यहां से या तो फ्री फॉल या तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए वो कंस्ट्रेन है। तो ऐसे मोशन को बच्चों हम कंस्ट्रेन मोशन बोलते हैं, जो विच ये मोशन जो ये गवर्न हो रहा है अंडर सम सर्टेन कंडीशन। सूरत पालनपुर, क्या चल रहा है क्लास में? प्रवीण भाई आप देखना सूरत पालनपुर को। फिर मैं इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं। अब यहां पे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे बच्चों इंक्लाइन प्लेन है ये आपका, इसको हम बोलने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन। अगर ये एम मास का ब्लॉक है यहां से, अब देखना यहां पे एम मास का ब्लॉक है, ये सरफेस में स्मूथ ही कंसीडर कर रहा हूं, वो रफ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब यहां पे एम मास के ब्लॉक पे देखिए, एम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो डाउनवर्ड ही होगा, वो पक्की बात है, चाहे आपका प्लेन स्ट्रेट हो या इंक्लाइन हो, वो तो डाउनवर्ड ही होगा। यहां पे अब आप देखो, मैं यहां पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूं कि अगर ये एम जी जो फोर्स है उसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। यहां पे एंगल देखिए ये 90 का है, यहां पे ऐसे देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है, ये एंगल 90 है, देखो 90 ऐसे 90 है, ये थीटा है बच्चों, तो डेफिनेटली ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। चलो ठीक है, डेट मीन्स ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा होगा
90 माइनस थीटा। ओके, ठीक है। अब क्या होगा? अब आप देखो कि मैं यहां पे बच्चों ऐसे mg के दो कंपोनेंट मुझे लिखने हैं, ये और ये। तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। बच्चों ये 90 माइनस थीटा किसके बीच का है? जो इंक्लाइन प्लेन है और जो mg है उस दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो डेफिनेटली बच्चों ये जो मैंने फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ किया ये प्लेन के पैरेलल ही है। प्लेन और mg के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कंपोनेंट जो है वो भी प्लेन के पैरेलल ही है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। तो उस हिसाब से देखो तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, तो ये थीटा होगा। तो ये थीटा होगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा बच्चों mg cos थीटा और इसको मैं लिख पाऊंगा mg sin थीटा। दैट मीन्स ये mg cos थीटा से जब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन को पुश करेगा तो सामने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा बच्चों, मगर ये ब्लॉक को जो आगे लेके जाने वाला है दैट इज ओनली mg sin थीटा, जो उसको आगे लेके जाएगा, जो उसको एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। अगर नॉर्मल फोर्स देखना, ये मॉड्यूल में है हमारा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बताना है तो वो mg cos थीटा है, और यहाँ पे जो आगे लेके जाएगा जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स एक ही है, देखो सिर्फ एक फोर्स है, तो आप अप्लाई कीजिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स एक ही है दैट इज mg sin थीटा, और कोई फोर्स है ही नहीं क्योंकि ऑपोजिट में तो कोई है ही नहीं, इज इक्वल टू एम ए, एम को कैंसिल करो तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा दैट इज g sin थीटा, दैट्स इट, फिनिश। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g sin थीटा। तो ये भी बच्चों सर ये क्या है? ये भी कंस्ट्रेन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है mg sin थीटा प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी मोशन सर्टेन कंडीशन के अंडर गवर्न हो रहा है तो उस मोशन को हम कंस्ट्रेन मोशन बोलते हैं, या उसके दूसरे आप ये लैंग्वेज में भी समझ सकते हो कि मोशन ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ये आगे बढ़ेगा तो इसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, उतना ही एक्स वी और ए सेम होगा। ये मैंने बच्चों आपको कंस्ट्रेन मोशन की डेफिनेशन पढ़ाई। अब ये भी एक पॉइंट हमको समझना है, मगर वो हम कुछ देर बाद समझेंगे, दैट इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन बॉडीज, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन बॉडीज विच आर इन मोशन, जो मोशन में है उसके बीच का मैथमेटिकल रिलेशन है। चलिए अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन, मगर एटवुड मशीन के पहले आपको फर्स्ट में हेडिंग यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं। चलिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यस बताओ। कौन से सेंटर पे? ओके, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। ये थीटा एंगल लेने में नेटवर्क चला गया था या कुछ समझ में नहीं आया? क्या ये थीटा तो ये थीटा कैसे हुआ वो समझ में नहीं है? ओके, ये दोनों देखो तो यहाँ पे ये आप स्टार्ट ही रखना, माइक ऑफ मत करना। ये देखो ये इसको मैंने एक्सटेंड किया तो ये इक्विलैटरल सॉरी हमारा जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगल हो गया, ये मैंने ड्रॉ किया, ये थीटा है तो ये 90 हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा किसके बीच का है? ये mg और इंक्लाइन प्लेन के बीच का 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है। ओके, अब देखो आप यहाँ पे ये में mg है, mg जो डाउनवर्ड था उसका मैंने दो कंपोनेंट लिया। mg क्या है? बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स दैट मींस वेक्टर क्वांटिटी, तो mg डाउनवर्ड था, ये डाउनवर्ड mg है, उसका मैंने दो कंपोनेंट लिया, एक ऐसे और एक ऐसे। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल सकते हो आप इसको, आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो वेक्टर में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये mg है, ये एक कंपोनेंट। ये देखो
ये जो कंपोनेंट है वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही है ना, ये उसके पैरेलल है। तो ये इंक्लाइन प्लेन और mg के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये जो अलोंग कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और mg के बीच का ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए ना, जो ये, क्योंकि ये भी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही है। तो इंक्लाइन प्लेन और mg के बीच का 90 माइनस थीटा है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कंपोनेंट जो है और mg है, उस दोनों के बीच का ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए ना। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हुआ ना। तो ये mg है, तो थीटा का जो नियरेस्ट कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा। और ये जो आगे बढ़ने वाला है उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा और फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उसको यहाँ से आगे ले जाने के लिए वो mg sin थीटा है। दैट मीन्स ये ब्लॉक अंडर सर्टेन कंडीशन क्या है कि mg sin थीटा फोर्स वहां पे एग्जिट हो रहा है, तो अंडर सर्टेन कंडीशन से ये मोशन गवर्न होगा, तो ऐसे मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बच्चों मैं यहाँ पे तीन बात यहाँ पे बोलने वाला हूं। फर्स्ट, स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक, स्ट्रिंग कभी टूटेगी नहीं, ब्रेक। दूसरी बात, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, दैट मीन्स वो कभी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। थर्ड, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, और नॉट स्लैक इसका दूसरा मीनिंग होगा ऑलवेज टॉट रहेगी वो। ये एजम्पशन लेके अब हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में एटवुड मशीन पढ़ने वाले हैं। ये सब एजम्पशन है हमारा, स्ट्रिंग कभी टूटेगी नहीं, वो इनएक्सटेंसिबल है, वो स्लैक नहीं करेगी, वो ऑलवेज टॉट रहेगी। दैट मीन्स कि अगर बच्चों ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं L बताऊं, तब ये मीनिंग ये हुआ, ये तीनों जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, इसका मीनिंग ये है कि ये L कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक कर गई फिर L डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स कि वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, तब भी L, उसकी लेंथ L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो कांस्टेंट रहेगी, वो स्लैक भी नहीं करेगी। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में याद रखना है कि ऑलवेज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन फिक्स, वो कांस्टेंट रहने वाली, वो पक्का है। अब बच्चों यहां पे हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में एटवुड्स मशीन पढ़ने वाले हैं। एटवुड्स मशीन देखो, एटवुड मशीन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। पहले यहां पे ये सपोर्ट है बच्चों, यहां पे हमने हिंज किया है या फिक्स किया है ऐसे, ये पुली है, वैसे ये पुली, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, यहां पे ये पुली है। फिर पुली पे हमने स्ट्रिंग को लपेटा है, ऐसे ये स्ट्रिंग है बेसिकली, ये ऐसे पुली और यहां पे ऐसे स्ट्रिंग, इसको आप एटवुड मशीन बोलने वाले हो। यहां पे कोई M1 मास का ब्लॉक है और यहां पे M2 मास का ब्लॉक है, और मैं अभी ऐसा यहां पे डिस्कस कर रहा हूं दैट M2 इज ग्रेटर देन M1। सर ये कभी कभी नहीं होगा तो क्या करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, मगर यहां पे मैं कंडीशन में ये ऐड ऑन कर रहा हूं कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है बच्चों। ये स्ट्रिंग जो है ना, ये स्ट्रिंग, ये आइडियल स्ट्रिंग है। देखो ये जो स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग है बच्चों, और आइडियल का मीनिंग आपको यहां पे समझना है कि वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। आइडियल स्ट्रिंग का मीनिंग होगा मासलेस
एंड फ्रिक्शनलेस, massless एंड फ्रिक्शनलेस। ये बच्चों आपकी आइडियल पुली है। पुली में मैं आइडियल पुली भी बोलूंगा और स्मॉल पुली भी बोलूंगा। ये आइडियल पुली में यहां पे बोल रहा हूं, ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली का मीनिंग है बच्चों ये भी मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। ये आइडियल पुली है, वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अब देखो एटवुड मशीन हमारा क्या कर रहा है यहां पे बच्चों। कंस्ट्रेन हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैंने यहां पे बताया है M2 इज ग्रेटर देन M1 है, कभी कभी नहीं बताया होगा, तब क्या करना है वो बाद में देखेंगे। M2 की वजह से डेफिनेटली ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड ये M2 मास के ब्लॉक को अपनी ओर खींचेगा M2G से, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेटली M2G डाउनवर्ड होगा। वो M2G की वजह से स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक स्ट्रिंग को अपने साथ डाउनवर्ड खींचेगा, मगर स्ट्रिंग उसको अपवर्ड पुल करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऑलवेज पुल ही कर सकती है। तो यहां पे ऐसे टेंशन आपको मिलेगा। टेंशन किया डायरेक्शन आपको मालूम है, कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग। यहां पे भी बच्चों टेंशन होगा कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, यहां पे भी कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, यहां पे भी कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, सब जगह सर टी टी टी, यस, क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल है, मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग होती है तो उसमें टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है, वो हमको मालूम है। ओके फाइन। अब क्या होगा, अब देखो आप यहां पे ये M1 है तो M1G भी डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा ही, क्योंकि M1 और M2 दोनों ब्लॉक को बच्चों ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड पुल करेगी, उसकी वजह से टेंशन डेवलप होगा। अब यहां पे किसका मास बड़ा है, M2 का मास बड़ा है। देखो यहां पे M2 का मास बड़ा है तो यहां से M2G ज्यादा है, M1G कम है। तो मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं कि M2G ज्यादा है, M1G कम है। दैट मीन्स ये M2 ब्लॉक है वो X जितना अपनी पोजीशन से X जितना डाउनवर्ड चला, ऐसे X जितना वो डाउनवर्ड गया। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ज्यादा है, M2G ज्यादा है M1G से, तो डाउनवर्ड चला। अब देखो बच्चों यहां पे है क्या, बेसिकली ऐसे ये पुली है आपकी। कौन से सेंटर में प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? ओके 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 श्योर। ये पुली है बेसिकली, ये पुली पुली फ्रिक्शन लेस है। और यहां से हमने ऐसे स्ट्रिंग ली, यहाँ पे एक ब्लॉक, वो स्ट्रिंग को ऐसे मैंने रैप किया और फिर यहाँ पे ऐसे लपेटा और यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रिंग है सारी। अब देखो बच्चों आप क्या समझ रहे हो कि M2 मास ज्यादा है तो M2G ज्यादा है तो वो ब्लॉक डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा। आप सब ऐसे समझ रहे हो कि ये पुली रोटेट होने वाली, ऐसे नहीं, ये पुली रोटेट नहीं होगी, क्योंकि पुली को हमने फ्रिक्शनलेस कंसीडर किया है। यहां पे क्या होगा देखो आप समझो मेरी बात, कि अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड चला गया, वो डाउनवर्ड क्यों गया, क्योंकि उसका वेट ज्यादा था इसलिए वो डाउनवर्ड गया, वो X जितना डाउनवर्ड गया, तो उसकी वजह से यहां पे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग तो रिक्वायर्ड रहेगी ना, स्ट्रिंग तो X चाहिए ना। सर स्ट्रिंग क्या एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, नहीं, वो मैंने बताया है कि स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल। ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉक यहां से X जितना डाउनवर्ड चला गया तो स्प्रिंग की तरह ये भी एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं, हमारी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा X लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए हमको। तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा X लेंथ की स्ट्रिंग यहां से ही कन्वर्ट होगी। तो क्या हुआ कि ये ब्लॉक X जितना डाउनवर्ड चला गया, जो X जितनी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग थी वो यहां से ऐसे कन्वर्ट हुई, ऐसे कन्वर्ट हुई।
पुली ऐसे ही रही, पुली रोटेट नहीं हुई, यहां से एक्स स्ट्रिंग कन्वर्ट हुई, ऐसे एक्स स्ट्रिंग कन्वर्ट हुई, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो टूट भी नहीं सकती, वो इनएक्सटेंसिबल है, वो स्लैक भी नहीं करेगी, तो जो एक्स एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए एक्स लेंथ की वो यहां से ऐसे कन्वर्ट हुई। तो दैट मींस इस साइड से एक्स जितनी स्ट्रिंग कम हुई और वो ऐसे यहां से स्लाइड करके, यहां से ऐसे स्लाइड करके, बिना पुली को रोटेट करके ऐसे स्लाइड करके इस साइड शिफ्ट हुई। तो यहां से अगर एक्स जितना डिस्टेंस वो डाउनवर्ड चला तो ये ब्लॉक भी एक्स जितना डिस्टेंस अपवर्ड गया, यहां से एक्स और यहां से एक्स ऐसा शिफ्टिंग हुआ स्ट्रिंग का। क्या समझ पा रहे हो आप सब? सबको क्लियर इतनी बात? पक्का? सूरत डबोली? ओके फाइन। मोडासा? ओके। तरसाली वडोदरा? ओके डन। वलसाड? ओके। वडोदरा भाईली? ओके। दैट मीन्स कि एक्स स्ट्रिंग यहां से कन्वर्ट हुई है ऐसे स्लाइड करके, पुली को रोटेट किए बिना। पुली भी रोटेट होगी, वो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाले हो, वहां पे यही एटवुड मशीन रिपीट होगा, मगर वहां पे आपकी पुली फ्रिक्शनलेस नहीं होगी, फ्रिक्शनलेस नहीं होगी, तो वहां पे ऐसे पुली को भी रोटेट कराना है। आइडियल रियली में तो पुली रोटेट होगी, मगर ये हमारा आइडियल केस है जहां पे हम पुली को रोटेट नहीं कर रहे। तो ये ऐसे एक्स स्ट्रिंग यहां से कन्वर्ट हुई। तो ये बात आपको पता लग गया बच्चों यहां पे कि M2 अगर x डाउनवर्ड चलेगा तो M1 x अपवर्ड चलेगा, और अगर ये x आपका डिस्टेंस है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये M2 ब्लॉक जितनी वेलोसिटी से डाउनवर्ड चलेगा ये M1 ब्लॉक उतनी ही वेलोसिटी से अपवर्ड चलेगा। और फिर से एक बार और अगर आप दोनों केस के लिए टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये M1 ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलेगा ये M1 ब्लॉक उतनी एक्सेलरेशन से अपवर्ड चलेगा। यहां पे मैं ये बता सकता हूं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, मगर मेरे को क्लियर होना पड़ेगा दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है बच्चों। ये M2 v वेलोसिटी से डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है तो ये अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं। सेम एक्सीलरेशन में भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए हियर हियर pulley is smooth, so we can say that x amount of string will convert on another side, will convert on another side. That's why x, v and a are same for both block. ये स्मूथ है इसलिए x यहां पे कन्वर्ट हुई है ऐसे, तो x v n, मगर ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बच्चों, ये भी आपको याद रखना है, ये सेम है मगर मैग्नीट्यूड वाइज। अब देखो आप यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गया, ये बच्चों ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, रॉड कंस्ट्रेंट में ऐसा नहीं होगा। जो यहां पे देखो मैंने यहां पे बताया कि x दोनों में सेम है, इसलिए मैंने टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर बोल दिया दोनों का v भी सेम है, फिर बोल दिया दोनों का a भी सेम है। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ही होगा, रॉड कंस्ट्रेंट में आप ऐसे रिलेट नहीं कर पाओगे कि दोनों का यहाँ पे वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन सेम ही होगा। वेज कंस्ट्रेंट में भी ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि होगा। हाँ, आपकी जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ये पुली वाला केस है, इसमें होगा। फिर यहाँ पे ये एक वे है, फिर मैं आपको यहाँ पे बच्चों दूसरा
अल्टरनेटिव वे इसका बताता हूं, देखिए दैट मीन्स ये जितना डाउनवर्ड चलेगा ये उतना ही अपवर्ड चलेगा, इसकी वेलोसिटी जो भी होगी उतनी होगी, इसका जो एक्सेलरेशन होगा उतना ही m1 का होगा। m1 एंड m2 दोनों के लिए डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों। ओके, यही चीज मैं और एक मेथड से भी प्रूव कर सकता हूं। ये यहां पे आप देखो कि यहां पे बच्चों ऐसे हमारे पास ये फिक्स सपोर्ट था, यहां पे हिंज करी हुई थी, ये पुली है बेसिकली, इस साइड जो है, इस साइड जो है वो m1 मास का ब्लॉक है आपका, यहां पे m2 मास का ब्लॉक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये जो स्ट्रिंग का डिस्टेंस है ना, लेट्स एज्यूम इट इज L1, और ये डिस्टेंस लेट्स एज्यूम L2, और मैं ऐसा डेफिनेटली लिख पाऊंगा ना दैट L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। स्ट्रिंग की लेंथ ना तो बढ़ने वाली है, ना कम होने वाली है, ना स्ट्रिंग टूटने वाली है, ना वो स्लैक होने वाली है। लेंथ, टोटल लेंथ उसकी कांस्टेंट रहेगी। ओके सर, फिर बताओ, यहां पे मैंने आपको बताया था ये लिखना ही है, फिर मैं यहाँ पे m1 को ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल करेगी m1g से, यहाँ पे टेंशन होगा बच्चों। सर कौन बड़ा है, m1 बड़ा है या m2 बड़ा है? यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था m2 इज ग्रेटर देन m1, तो यहाँ पे ये m2g डाउनवर्ड, इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आया। टेंशन सब में बच्चों स्ट्रिंग सेम है, आइडियल स्ट्रिंग है हमारी, तो टेंशन सेम रहेगा, m1g m2g टेंशन टेंशन। कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग ही होगा टेंशन, देखो आप। ओके चलिए, ये ठीक है सर। अब बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या ऐसा नहीं लिख सकूंगा? देखो तो आप, मैं यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लिख पाऊंगा दैट बच्चों dl1 बाई dt इज इक्वल टू v1, मगर माइनस। सर ये क्या लिखा आपने? देखो, हम यहाँ पे ऐसा पढ़ चुके हैं कि ज्यादा मास कौन है, m2 है, तो m2 अगर x डिस्टेंस डाउनवर्ड चलेगा तो ये x अपवर्ड चलेगा। डेफिनेटली बच्चों ये L1 जो लेंथ है वो टाइम के साथ कम हो रही है, ये माइनस साइन ये शो कर रही है कि ये जो लेंथ L1 है ना वो टाइम के साथ कम हो रही है, और डिस्टेंस का या लेंथ का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी बताएगा, तो ये फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी v1 हो गई। माइनस क्यों? क्योंकि L1 टाइम के साथ कम हो रहा है इसलिए। फिर क्या है, फिर मैं डेफिनेटली लिख पाऊंगा L2 टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस नहीं करना है, L2 टाइम के साथ चेंज होगा तो उसको dl2 बाई dt हम बोल सकते हैं बच्चों वेलोसिटी, मगर ये दूसरे ब्लॉक की है तो ये v2 मगर प्लस, ठीक है। ओके, फिर हमने क्या बताया था, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना बच्चों, मगर ये L1 और L2 फिक्स नहीं है, टाइम के साथ उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। सो डिफरेंशिएटिंग अबो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे मैं लिखने वाला हूं अब L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हो उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग अबो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा बच्चों, dl1 बाई dt होगा प्लस dl2 बाई dt होगा, और कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा तो उसका तो जीरो ही होगा। dl1 बाई dt की जगह हम क्या लिख पाएंगे, dl1 बाई dt की जगह माइनस ऑफ v1 प्लस dl2 बाई dt की जगह क्या लिख पाएंगे,
V2 इज इक्वल टू 0 और माइनस V1 अगर राइट साइड आप लिखो तो V1 इज इक्वल टू V2। तो वही बात हुई ना बच्चों, M1 का वेलोसिटी जो है वही वेलोसिटी M2 की है। तो x अगर दोनों के लिए सेम है तो दोनों के लिए वेलोसिटी भी बच्चों सेम ही होगी और दोनों के लिए एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। सर ये आपने क्या किया? मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना दैट कंस्ट्रेंट मोशन का मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन बॉडीज विच आर इन मोशन। देखो ये मैंने पहले ये दोनों बॉडी थे जो मोशन में थे उसके बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप किया कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ है वो L1 प्लस L2 वो कांस्टेंट है। फिर L1 टाइम के साथ चेंज होगी क्योंकि ये अपर साइड ट्रैवल करेगा, ये डाउन साइड, तो L1 कम होगा, L2 बढ़ेगा, तो माइनस और प्लस। फिर डिस्टेंस टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी, और उस हिसाब से भी मैंने यही प्रूव कर लिया कि दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन और दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन हमने डेवलप किया, ये प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों? कंस्ट्रेन मोशन। क्लियर सबको यहां तक? पक्का? ईच एंड एवरी सेंटर पे? ओके फाइन, वेल सेड। ओके, अब हम एटवुड मशीन का जो फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं। ये सब मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको दोनों मेथड से आइडिया है कि दोनों के लिए एक्सप्रेशन क्यों सेम होगा। अब देखो मैं फॉर्मूला अब आपको डिराइव कराने वाला हूं। ये हमारा सपोर्ट है, अच्छी बात है। चलिए, ये आइडियल पुली है बच्चों, आइडियल पुली है हमारी। दैट मीन्स मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस दोनों है, मास भी नहीं है फ्रिक्शन भी नहीं है। ऐसे हमने स्ट्रिंग को रैप किया है, ये M1 मास का ब्लॉक, फिर ऐसे रैप करके यहाँ पे ये M2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट M2 इज ग्रेटर देन M1। तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस एग्जर्ट होने वाले हैं? पहले आप बता सकते हो कि यहाँ पे M2G होगा, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे डाउनवर्ड M1G होगा, अर्थ इसको पुल करेगा। यहाँ पे बच्चों कांटेक्ट पॉइंट से अवे या टुवर्ड स्ट्रिंग टेंशन, ये टेंशन, ये आपकी स्ट्रिंग भी आइडियल स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग भी आइडियल ही होगी, आइडियल स्ट्रिंग। तो टेंशन हर जगह सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T। ओके, अब सर अब क्या होगा, अब आप बताओ। देखो ये M1 मास का ब्लॉक है, M1G T, M2G T। अब आपको मालूम है कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो ये ब्लॉक M2 अगर X जितना डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगा तो ये M1 उतना ही X अपर ट्रैवल करेगा। डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट मीन्स ये M2 मास का ब्लॉक जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा उसकी वेलोसिटी भी इतनी, M2 का जितना एक्सेलरेशन होगा M1 का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अनबैलेंस फोर्सेस, फॉर अनबैलेंस फोर्सेस। सर क्यों अनबैलेंस? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। देखो अब अगर नेट फोर्स जीरो होता तब तो इक्विलिब्रियम होता, तब तो एक्सेलरेशन जीरो होता। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। चलिए पहले M2 के लिए बोली, क्या मैंने बताया था ये अनबैलेंस फोर्सेस क्या है? फिर भी मैं आपको याद करा रहा हूं, दैट इज सिग्मा F इज इक्वल टू MA। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब सिग्मा F हमको लिखना है, तो सिग्मा F में जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है ऑपोजिट में, यस टेंशन है। सो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। सिग्मा F इज इक्वल टू मैंने MA आपको बताया है,
m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ठीक है, m2 के लिए लिख दिया। फिर m1 के लिए, यस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। सर हमको क्या फाइंड करना है? हमको एक्सेलरेशन भी निकालना है, टेंशन भी स्ट्रिंग में निकालना है। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को निकालो। सो टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब हमको बच्चों यहाँ पे ये टी में से क्यों m1g सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को आप ऐड करोगे तो टी टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू बच्चों m1 प्लस m2 इंटू ए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ए को आप सब्जेक्ट कीजिए, आपका ए मिल गया, दैट इज m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। सर ये किसका एक्सेलरेशन आया? हाँ, m1 का m2 का, दोनों का सेम ही है, सिस्टम का सेम ही है। सिस्टम में किसको कंसीडर कर रहे हैं? m1 और m2 दोनों को। जो m1 का एक्सेलरेशन है वही m2 का है, दोनों सेम ही है। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे रखना है, और ऐसे नहीं m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे नहीं। बड़े मास में से छोटे मास को सब्ट्रैक्ट करो इंटू जी अपॉन टोटल मास, क्योंकि कभी कभी m1 भी बड़ा हो सकता है। तो बड़े मास में से छोटे मास को सब्ट्रैक्ट करो इंटू जी अपॉन टोटल मास। क्लियर सबको? चलिए, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था दैट इज बड़े मास में से छोटे मास को सब्ट्रैक्ट करो इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। फिर यहां से बच्चों टेंशन फाइंड किया जा सकता है। ये आपको अगर टिप्स पे रहे तो ये अच्छी बात है। टेंशन अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, या तो आप 1 डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से टेंशन मिल जाएगा। या आप ये कीजिए कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसी भी एक फॉर्मूला में पुट कीजिए। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, दैट इज m2g माइनस टी इज इक्वल टू बच्चों m2 इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखना है? दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। देखिए, चलिए अब हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू m2 स्क्वायर इंटू जी माइनस ऑफ m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन बच्चों m1 प्लस m2। यहां से अगर मैं टेंशन को सब्जेक्ट करूं तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, डेट इज m1 इंटू m2 इंटू जी प्लस बच्चों m2 स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। फिर यहाँ पे माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, और बच्चों यहाँ पे अब देखो माइनस इस साइड चला जाएगा तो इसको प्लस बोलेंगे, मगर ये प्लस इस साइड आ गया तो हम इसको माइनस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 m2 इंटू जी अपॉन बच्चों m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टेंशन टी। मैंने क्या किया है, जो माइनस टी है उसको राइट साइड कन्वर्ट किया है, जो ये राइट वाला पार्ट जो टर्म था इसको मैंने लेफ्ट साइड कन्वर्ट करके माइनस बोला है। सो m2g इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करना है पहले, तो m2 स्क्वायर जी कैंसल आउट। यहां से आपकी टेंशन की फॉर्मूला हो गई m1 m2g। सो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये अगर टिप्स पे रहे तो ठीक है, वरना ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। क्लियर सब पे? दोनों फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन पूछे तो ये लगाओ, टेंशन बोले तो ये लगाओ। अगर यहां पे ऐसा हुआ, देखो आप, अगर कि आपको क्लियर बताया ही नहीं गया है कि कौन सा मास बड़ा है, m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, या आपकी एरर हो गई, आपने ऐसा कंसीडर कर लिया कि m1 डाउनवर्ड चल रहा है, बुल से ऐसा हो गया कि ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है और ये अपवर्ड ट्रैवल, ऐसा अगर आपने एज्यूम गलती से भी कर लिया तो डोंट वरी अबाउट इट, आपका एक्सेलरेशन माइनस मिलेगा।
आपको समझ जाना है कि ठीक है, हमने जो एक्सेलरेशन कंसीडर किया है वो गलत है, ये डाउनवर्ड नहीं चल रहा है, m2 डाउनवर्ड चल रहा है। अगर कभी भी एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेने में गलती हो जाए तो उसमें कोई हमको चिंता नहीं करनी है। क्लियर बात है कि अगर एक्सेलरेशन गलत हो गया तो आपका आंसर माइनस आएगा। आपको समझ जाना है कि हमको डायरेक्शन उल्टाना है। अब बच्चों यहां पे अगर ये पुली आइडियल ना होके स्मूथ बोली गई होती तब क्या? ये आइडियल पुली का मीनिंग है ये पुली का मास भी नहीं है, मासलेस भी है, फ्रिक्शनलेस भी है। चलिए तो और एक चीज यहां पे हम देखते हैं, ये फॉर्मूला हम दूसरी मेथड से भी ये डिस्कस करेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल ही है, अब हमारा यहां से हम एग्जाम्पल ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसे सपोर्ट है, यहां पे ये हिंज किया हुआ आपकी पुली है, ये पुली है, ऐसे पुली पे हमने स्ट्रिंग को ऐसे रैप किया है। यहां पे ये m1 मास, यहां पे ऐसे ये m2 मास, ये बच्चों m2g डाउनवर्ड, यहां पे टेंशन T, जो आपकी स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग है, मगर जो पुली है ना बच्चों, पुली वो स्मूथ पुली है। दैट मीन्स आइडियल नहीं है। आइडियल होती तो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस दोनों है, यहां पे सिर्फ स्मूथ ही है, या आइडियल जो फ्रिक्शनलेस है, आइडियल पुली नहीं है। इसका मीनिंग इसका कुछ मास है, इसके मास को मैं कैपिटल M बता रहा हूं। आइडियल होती तो मासलेस बोल सकते, यहां पे ये पुली का मास है, कैपिटल M मास पुली का है। यहां पे टेंशन बच्चों सेम ही रहेगा, यहां पे m1g डाउनवर्ड। मैं फिर यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं, m2 इज ग्रेटर देन m1। फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन किसका सर? अरे m1 m2 दोनों का सेम ही है ना। सेकंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड थर्ड फाइंड हिंज फोर्स, FH हिंज फोर्स। और यहां पे ये पुली को हिंज किया गया है, ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहां पे आपको लिखा है कि हिंज है, पुली वहां से हिंज है बच्चों। अब देखो यहां पे क्या हमारी चेंज है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन। बच्चों फर्स्ट एक्सेलरेशन तो वो ही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो m2g डाउनवर्ड, T अपवर्ड, क्योंकि पुली के मास के आ जाने से जो लास्ट हमारे ये दो फॉर्मूला थे उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। एक्सेलरेशन का आंसर वही होगा आपका, दैट इज बड़ा मास माइनस छोटा मास इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, वो सेम रहेगा। टेंशन वही रहेगा बच्चों, टेंशन वही रहेगा, दैट इज 2m1 m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, वही होगा। हिंज फोर्स यहां पे चेंज हो, यहां पे क्या हुआ बच्चों? देखो तो, अब देखो यहां पे ये m2g डाउनवर्ड, तो कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग टेंशन, यहां पे भी ऐसे कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड T टेंशन, यहां पे भी ऐसे कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग टेंशन, ये T। बच्चों ये पुली का मास है, तो अर्थ ग्राउंड ये पुली को भी अपनी ओर खींचेगी ना, दैट इज mg। आप सोचो, थर्ड पॉइंट के लिए आप सोचो, पुली पे यहां से टेंशन डाउनवर्ड है, यहां से भी टेंशन डाउनवर्ड है, पुली पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी डाउनवर्ड है। इतने सारे फोर्स होने के बावजूद ये पुली क्यों स्टेशनरी है, ये क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि उतना ही फोर्स उस पे अपवर्ड कोई एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको फ्री फिक्स किया गया है, इसको हिंज किया गया है। तो ये हमारा
हिंज फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, यहां से ये हिंज फोर्स होगा और डायरेक्टली यहां से जो है ना, ऐसे आप बोल सकते हो ये हिंज है यहां से। तो टेंशन और ग्रेविटी मिलके ये पुली को डाउनवर्ड पुल कर रही है, मगर जो हिंज है वो उतना ही फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट करेगा, तभी ही ये पुली यहां पे इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो हिंज फोर्स आपका हो गया mg प्लस 2t। सिंपल, क्योंकि ये पुली गिरी नहीं है, डाउनवर्ड फोर्स है, फिर भी गिर नहीं रही है। दैट मीन्स जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स है। और वो जो अपवर्ड फोर्स है जो फिक्स किया यहाँ पे हमने किया है, वो फिक्स किया है, इसको आप फिक्स भी बोल सकते हो, हिंज भी बोल सकते हो। वलसाड फर्स्ट बैच, क्या डिस्कशन चल रही है? अब यही दोनों फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए, न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग में अप्लाई कर रहा हूं। देखिए, लॉ अलोंग स्ट्रिंग। बच्चों ये जो है ना, कभी कभी क्या होता है, सब बच्चे को ये विजुअलाइज नहीं हो पाता कि ये x यहां से डाउनवर्ड आया तो ये भी x अपवर्ड चला गया, इसकी जो वेलोसिटी इसकी वही वेलोसिटी, इसका जो एक्सीलरेशन इसका भी वही एक्सीलरेशन। तो एक और मेथड है मेरे पास, देखो, ये कंपलसरी नहीं है, ये फॉर्मूला आपको मालूम हो गया, बात खत्म, और कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फिर भी आप देखो, आप क्या करो, ये जो सारी सिस्टम है ना, ये जो वर्टिकल है ना, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लो, ऐसे ऐसे, ये सारी स्ट्रिंग ऐसे है ना, ऐसे टर्न करके, ऐसे नहीं, आप स्ट्रेट ले लो, स्ट्रेट ऐसे अलोंग स्ट्रिंग। मैंने बताया, देखिए अलोंग स्ट्रिंग, यहां पे जैसे m2 मास का ब्लॉक था तो m2, यहां से m1, ये सारी स्ट्रिंग को मैंने ऐसे स्ट्रेट कर दिया है, ऐसे स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो उसमें मैंने लिखा है कि हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं अलोंग स्ट्रिंग, तो यहां से ऐसे इसको स्ट्रेट। M2G कौन सी डायरेक्शन में था, आप देखना, M2G कौन सी डायरेक्शन में था, टुवर्ड द स्ट्रिंग था या अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग था, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो यहां पे भी आप M2G को अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग ही दिखाओ। M1G कहां पे था, स्ट्रिंग की साइड या स्ट्रिंग से दूर, स्ट्रिंग से दूर ही चल रहा था, तो स्ट्रिंग ऐसे है, तो M1G को भी आप ऐसे दिखाओ। T या M2 के पास T क्या था, टुवर्ड द स्ट्रिंग, तो ये T को भी टुवर्ड द स्ट्रिंग ऐसे। यहाँ पे M1 के पास जो टेंशन था वो भी टुवर्ड द स्ट्रिंग, टुवर्ड द स्ट्रिंग। अगेन एक्सीलरेशन देखो, M2 का एक्सीलरेशन टुवर्ड द स्ट्रिंग था या अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग था बच्चों। तो ऐसे यहाँ पे ए, M1 के लिए भी एक्सीलरेशन कहां पे, एक्सीलरेशन कहां पे, टुवर्ड स्ट्रिंग, तो ये टुवर्ड स्ट्रिंग। सर ये क्या किया आपने, अरे मैंने इसको स्ट्रेट किया, ऐसे ऐसे स्ट्रेट, सिंपल। M2G सर आपने डाउनवर्ड की जगह राइटवर्ड क्यों, मैंने बताया, ये स्ट्रिंग से अवे था, वहां पे स्ट्रिंग से अवे, ऐसे ही होगा। और इसके लिए आप सिग्मा F इज इक्वल टू MA कीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, देख लो, डायरेक्ट। क्या करना है, सिग्मा जो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट को सब्ट्रैक्ट करो। उस डायरेक्शन में कौन है, M2G है, यस है। ये बच्चों टेंशन लेफ्टवर्ड भी है राइटवर्ड भी है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या वो इंटरनल फोर्सेस है समझ लो, तो उसका भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपोज में को है, यस है, दैट इज M1G, सो माइनस M1G। टोटल मास, क्योंकि हम यहाँ पे सारा दोनों फोर्स कंसीडर के लिए, तो टोटल मास कितना हुआ, M1 प्लस M2 इंटू एक्सीलरेशन। एक को सब्जेक्ट करो, देखो वो ही आ रहा है आपके पास। ये क्या किया, ये टेंशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड अपने आप कैंसिल हो गए। राइटवर्ड फोर्स में से क्यों लेफ्टवर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन राइटवर्ड था।
m2g माइनस m1g। टोटल मास क्यों लिखा? अरे आप दोनों के लिए बात कर रहे हो ना, आप सिस्टम के लिए बात कर रहे हो, तो सिस्टम का मास है। सर पुली तो आपने दिखा ही नहीं। अरे पुली होती तब भी आप देखो ना, मैंने यहां पे स्मूथ पुली बोला है, तो हम डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर सबको ये? श्योर? ओके फाइन। अब ये जो था आपका टेबल था बच्चों, यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है, देखो आप, एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट, बोला ही गया है नेग्लिजिबल वेट, इज पास्ड ओवर ए पुली ऑफ two objects of masses m1 and m2 are tied at the end of the string, m1 बड़ा है m2 से, then find the acceleration of the object and also find tension created in the string। तो acceleration का फॉर्मूला बच्चों क्लियर है, m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन का यही है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो वही है हमने बच्चों डिस्कस किया है। अब टेक्स्ट एक्सरसाइज 8 आप देखिए, सॉरी 16, टेक्स्ट एक्सरसाइज 16, two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two end of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley। देखो frictionless pulley, find the acceleration of the masses, क्या बताना है हमको? acceleration of the masses and the tension in the string when masses are released। ठीक है, तो पहले हमको क्या बताना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, बड़े मास में से छोटे मास को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 माइनस 8 इंटू जी की जगह 10 अपॉन टोटल मास, सो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होगा? 20, 10 टू ज़ार 20, तो यहाँ पे 12 माइनस 8 4/2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन मिल गया, सॉरी एक्सेलरेशन मिल गया, फिनिश। अब टेंशन क्या है फॉर्मूला? 2m1 8 m2 12, 2m1 m2 इंटू जी 10 अपॉन m1 प्लस m2 12 प्लस 8 20, 10 टू ज़ार 20, 2 टू कैंसिल 96 न्यूटन। अब आपकी चॉइस है, आपको ऐसे यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो, ऐसे पुली है, यहाँ पे एक साइड 12 kg होगा, यहाँ पे 8 kg होगा, आपकी विश है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। जामनगर हरिया वो लास्ट बैच पे क्या कर रहा है? T इज इक्वल टू 96 न्यूटन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी ऐसा ही है बच्चों, ये भी सेम है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये अच्छा है, ये देखो, as shown in figure, an object of mass m is tied at end of a light string, बच्चों light string passed over a frictionless pulley, okay, string be light, frictionless pulley, after that we applying a force of 2 mg force in the downward direction at the other end, find acceleration of the object with mass m। ये m मास का एक्सेलरेशन पता करना है और डायरेक्शन भी उसकी। चले पहले ये बच्चों यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा, यस सर, यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t, ऐसे। और बच्चों 2mg से अगर कोई यहाँ पे उसको पुल कर रहा है तो ये पॉइंट अपनी और पुल करेगा ना, ये पॉइंट को अगर हम 2mg से डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं तो टेंशन अपवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये 2mg से पुल कर रहा है, ये mg से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये आपका ब्लॉक ए एक्सप्रेशन से अपवर्ड ट्रैवल करेगा, यहाँ से 2mg से तो ये अपवर्ड चलेगा। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। चलिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है
बेसिकली हम अप्लाई कर रहे हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट को सब्ट्रैक्ट करो इज इक्वल टू एम ए। सर टेंशन क्या लिखना होगा? अब बच्चों यहां पे टेंशन आपका 2 mg हुआ ना, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग यहां पे गिवन है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो लाइट स्ट्रिंग है, दैट मींस मासलेस स्ट्रिंग है। सो लाइट स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन आपका एक्सटर्नल फोर्स के इक्वली होगा। ये नॉट है इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप। फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग, फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन इज इक्वल टू आपका एक्सटर्नल फोर्स। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स आपका 2 mg है तो टेंशन भी आपका 2 mg ही होगा। तो टी की जगह 2 mg पुट कीजिए, माइनस mg इज इक्वल टू एम ए। एम 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 कैंसल आउट, 2g माइनस जी। जी कौन सी डायरेक्शन? वर्टिकली अपवर्ड, जी इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिनिश। 2 mg ही आपका टेंशन होगा, ये बात आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है ये। क्लियर सबको? श्योर? ओके फाइन। वलसाड में आपके पास डिस्कशन के लिए आ रहा हूं, रुको आप। तो A इज इक्वल टू जी। अब ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन ये है, फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं बच्चों T इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा ही है होमवर्क में, ये भी होमवर्क। यहां से ये एक नया केस है, मगर हम ये केस नहीं पढ़ने वाले, हम ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं। देखिए आप ये क्वेश्चन भी आप सॉल्यूशन में, सॉरी नोट्स में ऐड कर सकते हैं। 3 ब्लॉक, ओके 3 ब्लॉक की बात हो रही है। 3 ब्लॉक having equal mass of 2 kg are hanging on a string passing over a pulley as shown in figure. What will be the tension produced in string connecting the block B and C? B और C को, ये दोनों को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है उसमें टेंशन कितना है? T1 हमको निकालना है, T1 बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे उसने T1 बताया है इसलिए। फिर भी मैं ये फिगर को रीड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये पुली है ऐसे, यहाँ पे ये ब्लॉक है बच्चों 2 kg का, यहाँ पे भी ये 2 kg और यहाँ पे भी ये 2 kg। चलिए पहले हम यहाँ पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए डेफिनेटली ये 2 kg को ग्रेविटी अपनी और खींचेगी 2g से, तो यहाँ पे ये टेंशन आ गया आपका T1। ये स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है, मगर ये स्ट्रिंग कुछ भी नहीं गिवन होगा, हम आइडियली लेंगे। यहाँ पे T1 ऐसे कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे भी कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, तो T1 सिंपल। फिर ये 2 kg को भी डाउनवर्ड पुल तो करना ही होगा ना 2g से, डेफिनेटली है ये। यहाँ पे टेंशन सर अब क्या लिखना है? देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन T2, यहाँ पे भी T2, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग T2, यहाँ पे भी कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग T2, यहाँ पे इसको ग्रेविटी पुल करेगी 2g से। ये बहुत सारे बच्चों यहाँ पे ये T1 नहीं लिखते, सिर्फ एक ही जगह T1 लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हैबिट ही डेवलप करनी है कि कांटेक्ट पॉइंट ब्लॉक और जो पुल है दोनों जगह आपको टेंशन लिखना ही है। अब आप सोचो 2 kg डाउनवर्ड चलेगा या 4 kg? डेफिनेटली 4 kg। तो अगर ये x डाउनवर्ड चलेगा तो ये x अपवर्ड चलेगा। आप 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो सिस्टम है वो जितना एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलेगी, ये सिस्टम उतने ही एक्सेलरेशन से अपवर्ड चलेगी। ये दोनों का सेम होगा। सर अब कुछ नहीं यार, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो आप।
फॉर अनबैलेंस फोर्सेस, फॉर अनबैलेंस फोर्सेस हम क्या कर सकते हैं, देखिए चलो हम लिख पाएंगे यहाँ पे बच्चों, इसके लिए पहले लिखते हैं, इसके लिए जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो 2g माइनस T1 इज इक्वल टू 2a। बेसिकली हम यूज कर रहे हैं सिग्मा F इज इक्वल टू m है, ठीक है। फिर ये 2 kg के लिए लिखते हैं, ये 2 kg। ओके, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, 2 kg पे डाउनवर्ड में ये 2g भी है और T1 भी है ना, ये T1 और 2g ये 2 kg पे ही एक्सर्ट हो रहे हैं। देखिए तो मैं क्या लिखूंगा, T1 प्लस 2g डाउनवर्ड, क्या ऑपोजिट में है, यस ये T2 उस पे ऑपोजिट में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसका भी, इस डायरेक्शन में फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। और इसके लिए लिखिए, चलिए इसके लिए एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो उस डायरेक्शन के फोर्स को देखिए, T2 ऑपोजिट में माइनस 2g इज इक्वल टू बच्चों 2a इज इक्वल टू 2a। चलिए आपको क्या निकालना है, बी और सी में टेंशन, दैट मीन्स T1 निकालना है। ये अगर आपका ए ब्लॉक है, ये बी है और ये सी है, तो हमको T1 निकालना है, मगर उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तीनों को ऐड कीजिए। चलिए अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस T1 प्लस T1 कैंसल आउट, माइनस T2 प्लस T2, 2g plus 2g 4g minus 2g, that means 2g is equal to 6a, that means a is equal to g by 3, और ये a is equal to g by 3 को आप यहाँ पे पुट करो, सो 2g minus T1 is equal to 2a, a की जगह बच्चों g by 3, सो T1 को सब्जेक्ट करना है तो वो होगा 2g minus 2g by 3, that means 3 into 2 6g minus 2g, that means 4g by 3। अगर आप T1 इज इक्वल टू 4g by 3 में g की जगह अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो तो 40/3 એટલે 13 पॉइंट समथिंग होगा, 13 पॉइंट है, ऐसा एक ही आंसर है बी। क्लियर सबको मैंने कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए, पक्का, एसयूवी, सूरत एसयूवी, ओके, जामनगर राधिका, ओके फाइन। तो यहां पे स्ट्रिंग चेंज हो गई, 2 स्ट्रिंग था इसलिए टेंशन भी हमने डिफरेंट एज्यूम किया, ये T1 ये T2, स्ट्रिंग चेंज टेंशन भी चेंज। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं यहां पे आगे। ये बच्चों और एक ऐसा केस है, देखो इसमें क्या, ये M1 M2 है, ये A है, ये पुली है और हमको एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप पे रहेगा कि आप किसको समझते हैं या फिर इसको क्रैम करते हैं। क्रैम से कुछ नहीं होने वाला, ये बच्चों स्मूथ सरफेस हमारी, स्मूथ का, क्योंकि आपको फिर वहां पे क्वेश्चन होगा फ्रिक्शन पढ़ने के बाद कि फ्रिक्शन लेना ही नहीं लेना है, यहाँ पे स्मूथ है। ऐसे यहाँ पे M1 मास का कोई ब्लॉक है, देखना आप, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये पुली है, पुली ऐसे, ये बच्चों बेसिकली अभी मैं इसको आइडियल पुली बोल रहा हूं, आइडियल पुली है ये हमारी, दैट मीन्स मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस दोनों, ये आइडियल स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग वाउंड हुई और यहाँ पे कोई M2 मास का ब्लॉक है। ये बच्चों यहाँ पे गिवन है कि M2 मास का ब्लॉक A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो M1 मास का ब्लॉक राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है। जितना M2 चलेगा उतना ही M1, दोनों के लिए X, V और A दोनों सेम, X, V एंड A। सर अब क्या करना है, कुछ नहीं यार, आप दिखाओ फोर्स दिखाओ,
ये M2 को ग्रेविटी पुल करेगी, M2G, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे ऐसे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे ऐसे टेंशन। फिर डेफिनेटली M1 को भी ग्रेविटी पुल करेगी M1G से, तो सामने नॉर्मल आएगा क्योंकि M1 पुश करेगा सरफेस को, सरफेस सामने पुश करेगी, N आएगा वहां पे नॉर्मल। चलिए अब क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस की बात हो रही है, दैट इज सिग्मा F इज इक्वल टू ma। सर कौन से फोर्स में से कौन से फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है? मैंने आपको बताया ना, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो पहले मैं लिखूंगा फॉर M2, फॉर M2 हम क्या लिखने वाले हैं, दैट M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। फिर M1 के लिए क्या लिखने वाले हैं, फॉर M1 आप देखो, M1 के लिए टेंशन ही है क्योंकि सरफेस तो स्मूथ है, सामने कोई फोर्स है ही नहीं। सर ये नॉर्मल और M1G का, अरे वो तो Y में है ना, मैंने आपको बताया था कि x डायरेक्शन का फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है, y में तो ये बैलेंस हो रहा है, n और M1G दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। t है, सामने कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्यों लिखूं मैं, नहीं लिखना है, इज इक्वल टू ma, ये M1 के लिए बात हो रही है तो M1 सिंपल यार, एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों को ऐड कीजिए, t कैंसिल आउट, सो M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो आपको मिला इसको यहाँ पे रखो तो आपका टेंशन मिल गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला हुई बच्चों M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन। टेंशन T इज इक्वल टू M1A, ए की फॉर्मूला लिखो, M1A क्या है, तो M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M। सर क्या ये भी याद रखना है? ये नहीं याद रखना है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला हो गए, कितने याद रखोगे आप? इसको बेसिक से पढ़ना है कि जो भी है, दो ब्लॉक है, दोनों के लिए इक्वेशन लिखो, बात खत्म। इसको आपको होमवर्क में ऐसे भी प्रूव करना है कि अगर ये M2 को मैं ऐसे स्ट्रेट करूं, सो अलोंग द स्ट्रिंग आपको बच्चों न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है अलोंग द स्ट्रिंग। मैं आगे एक केस और आगे में आपको करके भी दिखाऊंगा, स्ट्रिंग के अलोंग भी आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे ही मैं आपको एक आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आईआईटी जेईई एडवांस का है वो। देखो क्या मैं चेंज कर रहा हूं, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी, यहाँ पे स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे बच्चों M1 मास का ब्लॉक था, ऐसे स्ट्रिंग थी, फिर ऐसे ही हमने पुली यहाँ पे थी, ये पुली थी, ये स्मूथ पुली थी, ये स्मूथ पुली थी जिसका मास मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल M। फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग ने हमने ऐसे बाउंड किया और फिर यहाँ पे ये M2 मास का ब्लॉक था और यहाँ पे ऐसे पुली को हिंज की हुई थी, हिंज की हुई थी। फाइंड हिंज फोर्स, हमको हिंज फोर्स फाइंड करना था। चलिए क्या करना है सर, अब देखते हैं, जो सोचा है हमने उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। पहले ये M2 को ग्रेविटी पुल करेगी M2G की वजह से, इसलिए यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग सब जगह पे होगा। स्ट्रिंग आपकी आइडियल ही थी बच्चों, स्ट्रिंग आइडियल ही थी, इसलिए टेंशन सेम रहने वाला था, टी टी टी।
और फिर ये पुली यहाँ पे आइडियल थी, यहाँ पे स्मूथ पुली थी, तो डेफिनेटली ग्रेविटी भी यहाँ पे कैपिटल mg डाउनवर्ड एग्जर्ट करने वाली थी। अर्थ पुली को भी mg फोर्स एग्जर्ट करेगा। फिर यहाँ पे टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, m1g डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ m1 को भी पुल करेगा। यहाँ पे ये नॉर्मल। चलिए अब हिंज फोर्स, हिंज किसको की गई है? पुली को। तो पुली पे कितना हिंज फोर्स है वो हमको बताना है। यहाँ पे ये पुली है, ऐसे ये पुली है, यहाँ पे ऐसे इसको हिंज किया गया है, तो हिंज फोर्स हमको बताना है। चलिए कौन बताएगा? मुझे क्वेश्चन राइज करना है, कौन से बच्चे को ये आइडिया आ रहा है यहाँ पे कि ये पुली पे हिंज फोर्स, पहले वो देखना है। आप लास्ट टू लास्ट देखो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ऐसा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ये देखो कौन सा, ये यस। यहाँ पे हिंज फोर्स कैसे हमने बताया था कि पुली पे mg था, टेंशन टेंशन, तो सब डाउनवर्ड थे, तो mg प्लस 2t, टोटल फोर्स इतना था, तो हिंज उस पे उतना ही फोर्स अपवर्ड एग्जर्ट करता, तभी ये पुली यहाँ पे रह पाती। सेम डिस्कशन यहाँ पे है बच्चों। अब देखो सेम उसी टाइप का डिस्कशन हमको यहाँ पे करना है। यस, हिंज फोर्स क्या होगा यहाँ पे, आप बताओ। चलिए कैसे लिखना है? ये पुली तो स्टेशनरी ही है। देखिए पहले हिंज फोर्स से पहले वो बताए कि नेट फोर्स कितना है पुली पे, सिर्फ वही देखना है, पुली पे नेट फोर्स कितना है। चलिए मुझे आंसर कौन देगा? ये एसयूवी सूरत में बंदा उबासी ले रहा है, देखिए बीच वाला। तो बूम 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 बूम, मुझे आंसर चाहिए। चलिए वलसाड, वलसाड अनम्यूट कीजिए आप। यस, कौन बताएगा पुली पे कितना फोर्स है? आप बोल रहे हो या बोल ही नहीं रहे हो? mg और टेंशन। ओके, mg किस डायरेक्शन में वो बताओ। ओके, mg डाउनवर्ड, वेरी गुड। टेंशन किस डायरेक्शन में? कांटेक्ट पॉइंट के, सॉरी कांटेक्ट फोर्स के, यहाँ पे ये आप देखो, सॉरी डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, वैसे बताओ आप। ये टी किस पे है? ये टी बेसिकली स्ट्रिंग पे है, मगर स्ट्रिंग कहाँ पे बाउंड है? पुली पे है ना, तो यहाँ पे mg प्लस टी नहीं हुआ। आप स्टार्ट रखो, मैं जहां तक ना बताऊं अनम्यूट मत कीजिए। ये mg प्लस टी है, इसके अलावा आपको यहाँ पे फोर्स दिख रहा है और कोई फोर्स पुली पे? नहीं। यस, ओके गुड। तो आप ये बताओ ये टेंशन किस पे एग्जर्ट हो रहा है? ये ब्लॉक पे है, m1 मास पे। हमको, मैंने आपको बताया था हिंज फोर्स, हिंज किसको की गई है? पुली को। तो पुली पे कितना फोर्स है वो ही देखना है आपको। मैंने लास्ट टाइम ऐसे हमने डिस्कस किया था, 1 kg का था, 2 kg का था, 3 kg का था, यहाँ पे 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन तो सिर्फ 1 kg पे ही एग्जर्ट था, फिर नॉर्मल फोर्स था। तो ये नहीं देखना है सर टेंशन तो यहाँ पे भी है, राइटवर्ड भी है, नहीं, पुली पे देखो, डाउनवर्ड थी, लेफ्टवर्ड थी, डाउनवर्ड mg।
अब इसका नेट निकालना है तो अब बताओ नेट कैसे निकालते हैं हम इसका नेट। ये लेफ्टवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो इसका नेट कैसे निकालना है? फिर से दैट मीन्स आप उस हिसाब से देखो तो एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों का सम करो तो mg प्लस 2t होगा। सही ये होगा। आप रुको एक मिनट, आगे जो दोनों बच्चे आपको मालूम है ये कैसे करना है? आप पहले डिस्कस कर रहे थे कुछ आइंस्टाइन लेवल का। हाँ बॉयज में दोनों बच्चे हैं ना, वो फर्स्ट बैच पे। ठीक है वो स्पेलिंग पूछ रहे थे, अच्छी अच्छी बात। ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। ये आंसर करेक्ट है? शायद आपने y डायरेक्शन के फोर्स और x डायरेक्शन के फोर्स को ऐसे ही एड ऑन कर लिया। फोर्स को डायरेक्शन नहीं होती, उसकी डायरेक्शन हो तो उसका वेक्टर एडिशन होना चाहिए या स्केलर एडिशन होना चाहिए? वेक्टर ना, ये लेफ्टवर्ड फोर्स है ये डाउनवर्ड है, दोनों को कैसे आप ऐड कर सकते हो? दोनों डाउनवर्ड होते तो दिखे mg प्लस टी, मैंने इसको ऐड ऑन किया है, इसको आप डायरेक्टली ऐड ऑन नहीं कर सकते, इसका वेक्टर सम होना चाहिए। वेक्टर सम का फॉर्मूला अंडर रूट दो वेक्टर को अगर वेक्टोरियली ऐड करना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उस हिसाब से देखो तो इसका होगा mg प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस इसका होगा टी का होल स्क्वायर और प्लस 2mg प्लस टी इंटू टी कॉस 90, तो वो तो जीरो हो गया। तो आपका यहाँ पे नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? टी स्क्वायर प्लस mg प्लस टी होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। और ये कौन सी डायरेक्शन में? mg प्लस टी ऐसे लग रहा है, यहां पे टी लेफ्टवर्ड, सो पुली पे पुली पे पुली पे नेट फोर्स यहां पे कहीं होगा। तो इतना है, तो यहाँ पे जो हमारी फिक्स कही गई हुई या हिंज जो सरफेस है वो ऐसे हिंज फोर्स लगे। सर ये यहाँ पे क्यों? अरे यार ये फोर्स ऐसे है ये ऐसे है तो नेट ऐसे ही आएगा। सर बीच में आएगा? नहीं, बीच में तो तब आएगा जब ये फोर्सेस दोनों सेम होते, तब 45 पे आएगा। एग्जैक्टली ये 45 ये 45। यहाँ पे कितना है वो हमको नहीं पता है, मगर हाँ आएगा इस दोनों के बीच में। बीच में का मीनिंग 45 मत करना। ये कौन सा फोर्स है? एक फोर्स ऐसे डाउनवर्ड है, ऐसे एक लेफ्टवर्ड है, तो नेट ऐसे कुछ चला गया। दैट मीन्स जो सपोर्ट है वो सपोर्ट पे नेट फोर्स ऐसे है। फिर भी ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होने की वजह भी ये पुली स्टेशनरी है, रिलैक्स पे है, तो जितना फोर्स एपनेट इस डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स उसके ऑपोजिट होना चाहिए, जिसको हम हिंज फोर्स बोलेंगे। तो यही आपका हिंज फोर्स है FH। क्लियर? ओके अब म्यूट कर दो। SCV सूरत, आप वो टेका ले लो, टेका सरकार नहीं चलेगी। हाँ सपोर्ट ले लो, फिर अभी एक हाथ भी सपोर्ट दोनों में से किसी, हाँ वरना आप सो जाओगे। आपके फ्रेंड भी वही कर रहा था राइट साइड वाला। मैं समझ रहा हूं कि एडवांस और आपको कुछ लेना देना नहीं है, मगर क्या है जो साथ में है तो मेरे को कराना है ना, मुझे भी कुछ। यस बताओ। वेन ये M2G तो ब्लॉक पे वेट है ना,
मेरे को तो पुली पे कितना फोर्स है वो चाहिए, तो पुली पे यहाँ पे डाउनवर्ड टेंशन है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड टेंशन है, और पुली को ग्रेविटी पुल कर रही है, तो पुली का मास तो कैपिटल एम है ना, तो कैपिटल एम जी होगा ना। क्या जो कैपिटल एम है वो m1 और m2 का एडिशन है या वो उसका मास है? नहीं, पुली का सेपरेट मास कैपिटल एम है। ओके ठीक है, ओके गुड। सर ये M2G वो बेन ने बताया, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर, M2G क्यों नहीं लिया, क्योंकि M2G M2 पे एक्सर्ट हो रहा है, मेरे को तो पुली पे चाहिए। सर पुली पे क्यों चाहिए, क्योंकि हिंज पुली है ना, हिंज M2 नहीं है, पुली हिंज है, तो पुली पे नेट फोर्स चाहिए, और पुली पे M2G नहीं एक्सर्ट हो रहा है, MG एक्सर्ट हो रहा है, और टेंशन एक्सर्ट हो रहा है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। ये उस हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है। ये केस और आ गया, चलिए ये केस और देखते हैं, इसमें क्या है, हमको क्या डिस्कस करना है, M1 M2 या एस्ट्रेशन, चलिए नो प्रॉब्लम। और एंगल क्या है, ये एंगल थीटा एंगल है। चलिए ऐसा कुछ है यहाँ पे एग्जाम्पल, ये भी हमारा एक केस है कि ऐसे एक वेज है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे M1 मास का कोई ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे पुली स्ट्रिंग ऐसे वाउंड करके, यहाँ पे ऐसे बच्चों ये M2 मास का ब्लॉक हुआ, ये बच्चों स्मूथ है, ये गिवन नहीं है मगर मैं आपको बताता हूँ डेफिनेटली। चलिए फोर्स लिखिए, ये बच्चों M2G, यहाँ पे टेंशन T, कांटेक्ट पॉइंट से टूवर्ड स्ट्रिंग टेंशन T, कांटेक्ट पॉइंट से टूवर्ड स्ट्रिंग टेंशन T, कांटेक्ट पॉइंट से टूवर्ड स्ट्रिंग टेंशन T। M1G तो बच्चों डाउनवर्ड ही होगा, M1G डाउनवर्ड ही होगा, याद कीजिए आप। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये कैसे आएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये थीटा है, ये M1 है, ये M1G से डाउनवर्ड है, ये 90 होगा, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका दो कंपोनेंट ऐसे लिखना है तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच 90 ही होगा। सर और एक बार अब देखो, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो ये M1G cos थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये M1G cos थीटा, ये ब्लॉक इसको पुश करेगा, तो ये सामने पुश करेगा, दैट पुशिंग फोर्स इज अवर नॉर्मल फोर्स। फिर और एक कंपोनेंट आएगा ना, M1G डाउनवर्ड है उसका, ये M1G cos थीटा है, तो ये होगा M1G sin थीटा। चलिए अब सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए करना है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए करना है। सर कौन से फोर्स में से कौन से फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप बताओ एक्सेलरेशन, फिर मैं कहूंगा। चलिए किसी बच्चे ने बोला कि सर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लो, ये जो एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रेन मोशन है, दोनों बाउंड है ए एक्सेलरेशन से चलने के लिए। इसके लिए लिखिए, चलिए तो फिर इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखना है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू M2A। इसके लिए क्या लिखना है सर, फिर से टेंशन है यस, ऑपोजिट में कोई फोर्स है, यस है, M1G sin थीटा है। सर नॉर्मल, अरे वो तो इस डायरेक्शन में है ना, y में, इसको आप अगर x बोलो, इसको y बोलो, ये x है हमारी, तो ये तो y में है ना, इसको नहीं लिखना है, t माइनस M1G sin थीटा इज इक्वल टू M2 इंटू ए, दोनों को ऐड कीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसकी फॉर्मूला यहाँ पे, सॉरी उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो, टेंशन की फॉर्मूला मिल जाएगी। सर ये याद रखना है, नहीं रखना है,
ऐसे तो कितने केस आएंगे, कितनी बार ये सब चीजें आप याद रखोगे। ये 2 इक्वेशन लिखना हमको सीखना है, वो नोट्स में ऐड ऑन करना है कि ऐसा अगर कोई केस हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्लियर सबको? यही बात आप न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग लगा के भी कर सकते हो, वो देखते हैं। चलिए और केस में ये यहाँ पे ऐसे आपको मिल गया। एसरेशन देखो बेसिकली कितना होगा, टी टी कैंसल आउट, सो m2 g माइनस m1 g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ये मिल जाएगा आपको। मिला? टेंशन भी उस हिसाब से यहाँ पे सब वैल्यू पुट करनी है आपको, आंसर इसका भी निकल जाएगा। और एक केस है, देखिए इसमें क्या अल्फा बीटा है, m1 m2 है। चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट है, 2 वेज है हमारे पास। यहाँ पे कोई m1 ब्लॉक है, यहाँ पे ऐसे पुली है, ये स्ट्रिंग, फिर ये वाउंड होके ये स्ट्रिंग यहाँ पे आई, यहाँ पे m2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये एंगल। सर अब क्या करना है, रुको मैं आपको बताता हूं अब क्या करना है। यहाँ पे ऐसे m1 है, अगर ये m2 है, चलिए अब यहाँ पे देखना, आपको अगर मालूम नहीं हुआ है तो, कि ये m2g डाउनवर्ड है, तो इसको मेरे को 2 कंपोनेंट लेना है, एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ। मैंने आपको समझाया था कि ये बीटा है तो ये मेरा बीटा ही होगा, तो ये m2g है तो ये m2g cos बीटा होगा और ये m2g sin बीटा होगा। सर कैसे, एक बार और देखो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये 90 हुआ, ये 90, ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो ये भी 90 माइनस बीटा, दोनों के बीच कितना है 90, ये 90 माइनस बीटा है तो ये बीटा है। ये आपको मालूम होना ही चाहिए नीट के लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि आगे 12th में भी ये सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो ये m2g साइन बीटा से ऐसे फॉरवर्ड ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे बच्चों टेंशन आ जाएगा, यहाँ पे भी टेंशन, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या होगा, m1g डाउनवर्ड, यस m1g डाउनवर्ड। सर ये m2g cos बीटा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल n2। ये मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि ये अल्फा होगा तो ये अल्फा ही होगा, तो ये होगा बच्चों हमारा m1g cos अल्फा और यहाँ पे होगा m1g sin अल्फा। ये पुश करेगा तो यहाँ पे पुशिंग फोर्स नॉर्मल n1 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस भी स्मूथ है और बच्चों ये सरफेस भी स्मूथ ही है। अब क्या करना है, देखो आप, हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं बच्चों कि ये ए एस्ट्रेशन से डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा तो ये अपवर्ड। सर वो कैसे, अगर m2g साइन बीटा ज्यादा होता तो ऐसे, अगर m1g साइन अल्फा बड़ा होता तो इस डायरेक्शन में एस्ट्रेशन आता, वो तो सिंपल बात है यार। तो चलिए m2 के लिए क्या लिखना है, फॉर m2 जिस डायरेक्शन में एस्ट्रेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो कौन बड़ा है, एस्ट्रेशन इस साइड है तो m2g साइन बीटा में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है टेंशन को, इज इक्वल टू m2a होगा। इसके लिए देखिए फॉर m1 आप देखिए कौन बड़ा है, टेंशन, सो टेंशन में से आपको निकालना है m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1, दोनों को ऐड ऑन कीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा
किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, टेंशन मिल जाएगा। चलिए याद रखना है, नहीं रखना है क्या सर हम इसको न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग लेके कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखिए इसको भी आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग। इसके लिए क्या करना था याद कीजिए, इसको स्ट्रेट कर दीजिए ऐसे। ये हमारी बेसिकली आइडियल पुली है, इसको स्ट्रेट करो। चलो ऐसे, यहाँ पे कौन सा मास आएगा m1, तो m1 लिखो। यहाँ पे कौन सा मास आएगा m2, m2 लिखो। अगेन m2g साइन बीटा कहां पे था, टूवर्ड द स्ट्रिंग था या अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग? अवे था, तो m2g साइन बीटा भी आपको अवे दिखाना है ऐसे। फिर m2 के लिए टेंशन 2r था, तो टेंशन 2r द स्ट्रिंग। फिर m1 के लिए m1g साइन अल्फा कहां पे था, स्ट्रिंग की और के स्ट्रिंग से दूर, स्ट्रिंग से दूर, तो ऐसे m1g साइन अल्फा। यहां पे टेंशन 2r द स्ट्रिंग। इसका एक्सीलरेशन स्ट्रिंग से अवे था m2 का, तो m2 का एक्सीलरेशन स्ट्रिंग से अवे। m1 का एक्सीलरेशन 2r द स्ट्रिंग, तो 2r द स्ट्रिंग। देखिए जिस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। सो आप लिखो m2g साइन बीटा। ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, एक लेफ्टवर्ड है एक राइटवर्ड है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो राइट में जो फोर्स था वो मैंने लिखा, लेफ्ट में इसके अलावा कोई था, यस था, m1g साइन अल्फा। सो माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू सिस्टम का टोटल फोर्स लिखना है, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू ए। यहां से आप ए को सब्जेक्ट कीजिए और यहां पे जो मिल रहा है दोनों सेम ही होगा, देख लो आप। सिर्फ इसको स्ट्रेट करना है ऐसे। सर पुली कहां पे गई, अरे पुली तो है ही नहीं ना, पुली पे भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट वर्ड वो कैंसिल आउट हो जाएगी। मासलेस पुली है हमारी, जो पुली है वो क्या है हमारी, मासलेस है। यहाँ पे जामनगर आरिया फर्स्ट बैच, क्या हुआ? अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? हाँ आप हुआ क्या वो बताओ, अनम्यूट के लिए चलिए। अब क्यों आप अकेले अकेले हंस रहे थे? हाँ तो बीच वाली वो, हाँ वो आप व्हाइट शर्ट, हाँ बस आप जो हैंड रेज कर रहे हैं ना आप ही, हाँ ये क्या किसको? अच्छा तो क्या अल्फा बीटा डिफरेंट आपने एंगल कंसीडर किया, ऐसा हुआ? तो समझ में आया या समझ में ही नहीं है? थोड़ा थोड़ा क्या इसमें आपको क्या कंफ्यूजन क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगता। ये आपने कंपोनेंट सही तरीके से पढ़ा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कंपोनेंट लेना आपको मालूम है कैसे कंपोनेंट लेना है, कैसे लेना है? तो उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कंफ्यूजन क्यों होगा? नहीं बात कुछ और थी, आप गलत बोल रहे हो, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया। चलिए उस हिसाब से ये सब आपसे हो जाएगा। लास्ट केस देखते हैं बच्चों, देखिए ये भी वही है, यहाँ पे हमको अगर कंसीडर करना है, आप इसको नोट में ऐड ऑन करना, ये m1 m2 यहाँ पे क्या है देखो, पहले ये टेबल है, दो पुली है, दो ऐसे दो पुली है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बीच में कैपिटल एम है, इसको ग्रेविटी पुल करेगी तो m1g, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे भी होगा T1, यहाँ पे भी होगा T1,
ये ब्लॉक को T1 राइटवर्ड पुल करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये M2G, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई ना, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी T2। अब ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड, ये राइटवर्ड, ये लेफ्ट अपवर्ड। सर ये डाउनवर्ड क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा एज्यूम किया है कि M1 बड़ा होगा M2 के कंपैरिजन में, तो ये डाउनवर्ड। तो इसके लिए क्या होगा, चलिए अप्लाई कीजिए। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग हम क्या लिख पाएंगे, M1 के लिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू एम ए। इसकी बात खत्म। ब्लॉक के लिए क्या लिखना है, ब्लॉक के लिए ये M1 ब्लॉक के लिए था। अब कैपिटल M के लिए क्या, कैपिटल M स्टेशनरी है नहीं सर, वो राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू एम ए। यहां पे देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू M2। तीनों को ऐड कीजिए, T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आपको मिल गया। देखिए सर क्या याद रखना है, नहीं रखना है याद, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला है। क्लियर सबको, पक्का? ओके आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये ऐसा ही होमवर्क में है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। ये नॉर्मल फोर्स मैंने आपको बता दिया है होमवर्क में है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये टैक्स एक्सरसाइज 29 आज आपको होमवर्क में नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा अभी रिमेनिंग है। टैक्स एक्सरसाइज 29 नहीं करना है। टॉपिक 9 एंड 13 में 48 नंबर का नहीं करना है और 49 नहीं करना है। ये एडवांस का हो गया हमारा पुली वाला, ये हो गया। कौन सा नहीं करना है, 49, 48 एंड टैक्स एक्सरसाइज नंबर 29, ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।